दूरदर्शन किसान चैनल पर। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के पटना में कृषि विभाग के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कहा, पीएम मोदी के दौरे के दौरान किसान सम्मान निधि की असली किस्त की जाएगी जारी। किसान सम्मान निधि का उद्देश्य बिहार के छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में आयोजित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम से संबोधन करते हुए कहा, केंद्र सरकार देश के सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए प्रतिबद्ध। कार्यक्रम के तहत 662 गांवों के समेकित विकास के लिए कई परियोजनाओं की हुई शुरुआत। मध्य प्रदेश सरकार का किसानों के हित में बड़ा फैसला। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप किए जाएंगे प्रदान। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लखपति दीदी योजना की ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती लोकप्रियता की झांकी द्वारा दर्शाया। वहीं पशुपालन विभाग और डेयरी विभाग ने भी विकास की झलक पेश की। खबरें अब विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना में बिहार कृषि विभाग के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार दौरे पर आएंगे। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित भागलपुर दौरे की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि पीएम मोदी के दौरे के दौरान किसान सम्मान निधि की अगली किस्त भी जारी की जाएगी। किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ये किस्त बिहार के किसानों की वित्तीय और कृषि जरूरतों को पूरा करके उन्हें और अधिक सहायता प्रदान करेगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रतिभाशाली और मेहनती किसान बिहार में मखाना, मशरूम, शहद, लीची और केले जैसी विशेष फसलों में चमत्कारिक काम कर रहे हैं। बिहार की विशेष फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने मखाना की खेती में मशीनीकरण की योजना की घोषणा की, जो वर्तमान में मानव श्रम पर निर्भर है। मशीनीकृत खेती इस क्षेत्र में दक्षता और उत्पादकता को काफी बढ़ा सकती है। और मध्य प्रदेश सरकार ने किसान हित में बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप देने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इस अवसर पर मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में कृषक के समूह को कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना में वर्तमान में प्रचलित मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना अंतर्गत सोलर कृषि पंप भी सम्मिलित किए जाने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना की अनुदान व्यवस्था को संशोधित किया गया है। अब योजना में परियोजना लागत का श्रेणीवार 5% अथवा 10% कृषक द्वारा मार्जिन मनी के रूप में दिया जाएगा। शेष राशि के लिए कृषक द्वारा ऋण लिया जाएगा, जिस ऋण के भुगतान का संपूर्ण दायित्व राज्य शासन का होगा, यानी कि किसान द्वारा जो ऋण लिया जाएगा उसका भुगतान सरकार करेगी। योजना के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शेष ऋण का भुगतान सोलर कृषि पंप लगने की वजह से कृषि उपभोक्ताओं के लिए अटल कृषि ज्योति योजना एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत वितरण कंपनियों को दे सब्सिडी में हुई बचत से ऋण का भुगतान किया जा सकेगा। योजना के प्रथम चरण में अस्थायी विद्युत संयोजन वाले उपभोक्ताओं अथवा अविद्युतीकृत कृषकों को सोलर पंप का लाभ दिया जाएगा। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास करने वाली सरकार है। आज नई दिल्ली में वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम के गांवों से आए अतिथियों के साथ संवाद करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार देश के सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसी मकसद से वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम के गांवों से राजधानी दिल्ली आए विशिष्ट अतिथियों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को संवाद किया। गृह मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर कहा
कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम देश के सीमावर्ती गांवों और दिल्ली के बीच दिल की दूरी समाप्त करने का कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत 662 गांवों के समेकित विकास के लिए कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं। 626 परियोजनाएं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और कई प्रकार की चीजें, उदाहरण से कहना चाहूंगा तो कम्युनिटी हॉल, इको टूरिज्म, सोलर स्ट्रीट लाइट, ट्रैक रूट, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी परियोजनाएं बनी। और 901 परियोजना जो एक प्रकार से रोजगारी के साथ जुड़ी थी, कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कोऑपरेटिव, खादी ग्राम उद्योग, इस प्रकार की 556 करोड़ की योजनाएं बनी। गृह मंत्री ने इस मौके पर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। गृह मंत्री ने कहा कि पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास करने वाली सरकार आई। 75 साल से देश के विकास की बात होती भी रही है, इसके लिए काम भी होता है, मगर 2014 से एक प्रकार से सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशी देश के विकास की परिकल्पना अस्तित्व में आई। देश का विकास इस तरह से हो कि जो देश के हर नागरिक को स्पर्श करे, और देश का विकास इस तरह से हो जो देश के हर क्षेत्र को स्पर्श करे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस मौके पर कहा कि वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम के तहत गांवों के विकास के लिए इस साल 40 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च की जाएगी। सिर्फ वाइब्रेंट विलेज के विकास के लिए 40.1 करोड़ रुपए सिर्फ इस साल खर्च करने का तय किया है, ताकि आपका विकास हो। और मैं भारत सरकार की तरफ से आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हर साल विशेष प्रयोजन बना करके वाइब्रेंट विलेज को वाइब्रेंट बनाने के लिए वाइब्रेंट हेल्थ सिस्टम भी खड़ा करेगा। वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम की शुरुआत 10 अप्रैल 2023 को हुई थी। इस कार्यक्रम में देश के उत्तरी सीमा पर बसे 19 जिलों के 662 गांवों को शामिल किया गया है। कार्यक्रम का मकसद इन गांवों में तमाम बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराकर लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। देश के केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों ने महाकुंभ में आने वाले संबंधित श्रद्धालुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अनेकों प्रदर्शनी आयोजित की हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार ने एक बड़ी प्रदर्शनी का आयोजन महाकुंभ में किया है। देश के किसानों की सेवा में सेवारत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने भी देश में कृषिरत किसानों के हितों को ध्यान में रखकर महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के पंडाल में 10 स्टॉल के माध्यम से एक प्रदर्शनी आयोजित की है, जिसमें एक स्टॉल राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड को, दूसरा स्टॉल मधुमक्खी पालन को एवं 7 स्टॉल एफपीओ को आवंटित किए गए हैं। एफपीओ एवं मधुमक्खी पालन को मंत्रालय द्वारा प्रमोट किए जाने के उद्देश्य से उक्त प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही एक स्टॉल आने वाले खेतीहर श्रद्धालुओं को बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एनआईसी को प्रदान किया गया है। उक्त सभी स्टॉल मुफ्त मुहैया कराए गए हैं। इसी प्रकार कृषि से संबंधित प्रदर्शनी का लाभ महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु किसान भी उठा रहे हैं। छिहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर भारत की सांस्कृतिक विविधता और वीरता का शानदार प्रदर्शन किया गया। तिरंगे की शान के साथ परेड में देशभक्ति का उत्साह चरम पर दिखा, जो हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण रहा। इस अवसर पर झांकियों ने भी देश की कला, संस्कृति और विकास की झलक पेश की। और अगली खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में इस बार रिकॉर्ड 1,45,000 मैट्रिक टन धान की खरीद हुई है। छत्तीसगढ़ उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि रिकॉर्ड धान खरीदी ये बताती है कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की नेतृत्व वाली सरकार किसानों के लिए समर्पित, उनके हित में काम करने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी की शुरुआत से कांग्रेस भ्रम फैला रही थी, लेकिन प्रदेश में इस बार धान खरीदी का रिकॉर्ड टूट गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अफवाह फैलाई और झूठ बोलने का काम किया, लेकिन धान खरीदी का रिकॉर्ड टूट गया। ये कांग्रेस को करारा जवाब है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के सभी किसान भाइयों को बधाई देता हूं कि उनकी मेहनत और परिश्रम से ये धान का कटोरा लगातार भर रहा है और देश दुनिया में धान उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ का नाम भी आगे बढ़ रहा है। और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान का रुख करते हैं। सांबर झील के मुहाने पर 5 दिवसीय सांबर फेस्टिवल का आयोजन 24 से 28 जनवरी तक राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित किया जा रहा है। महोत्सव में राजस्थानी सभ्यता, संस्कृति और खान पान सहित परंपराओं व विरासत को करीब से देखने का देसी विदेशी सैलानियों को अवसर मिल रहा है। विश्व प्रसिद्ध सांबर झील में सांबर महोत्सव का शुभारंभ, राजस्थानी सभ्यता, संस्कृति सहित परंपराओं को देखने का अवसर। महोत्सव में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सांस्कृतिक और एडवेंचर एक्टिविटीज। सांबर फेस्टिवल में पर्यटकों के लिए प्रवासी पक्षियों का दीदार एक रोमांचक अनुभव। भारत की सबसे बड़ी नमक की झील सांबर में फ्लेमिंगो और अन्य पक्षियों का घर। विश्व प्रसिद्ध सांबर झील में गुजरात के कच्छ महोत्सव की तर्ज पर शुक्रवार से फेस्टिवल का शुभारंभ हो गया है। ये महोत्सव 28 जनवरी तक चलेगा। इसे सांबर फेस्टिवल नाम दिया गया है। फेस्टिवल में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई सांस्कृतिक और एडवेंचर एक्टिविटीज की जा रही हैं। महोत्सव में राजस्थानी सभ्यता, संस्कृति और खान पान सहित परंपराओं व विरासत को करीब से देखने का देशी विदेशी सैलानियों को अवसर मिल रहा है। सांबर को एज एडवेंचर डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने में लगे हैं और उसी के तहत एडवेंचर वाले इवेंट्स हैं वो जगहों पर रखी हुई और बाकी जो कल्चरल इवेंट्स हैं उसमें भी हम लोगों ने बड़े अच्छे आर्टिस्ट अलीगढ़ी ब्रदर्स पद्मश्री हैं, घूंगर खान जो है डेजर्ट सिम्फनी लेके आ रहे हैं। सांबर फेस्टिवल से देशी विदेशी पर्यटकों को कनेक्ट करने के लिए थीम बेस्ड कई आयोजन रखे गए हैं। सांबर फेस्टिवल में पिछले 2 वर्षों के आयोजन की सफलता के चलते इस बार इस फेस्टिवल को 5 दिवसीय डिजाइन किया गया है। यहाँ पे अभी काफी तादाद में फ्लेमिंगोस है जो कि एक मुख्य आकर्षण बन रहे हैं लोगों का और फ्लेमिंगोस को देखकर काफी लोग काफी खुश हो रहे हैं और काफी अच्छी तादाद में फ्लेमिंगो नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कई तरह की एक्टिविटियां यहाँ पे की जा रही है, जैसे एडवेंचर एक्टिविटीज है, कल्चरल इवेंट है, दीपोत्सव है। तो सामाजिक और हर तरह से इस फेस्टिवल में सारे चरण को रखा गया है। महोत्सव के पहले दिन काइट फ्लाइंग, हॉर्स और कैमल राइडिंग, जीप सफारी, पैरा मोटरिंग, पैराग्लाइडिंग, लोक कलाकारों की स्ट्रीट परफॉर्मेंस, पेंटिंग एवं रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। काइट फ्लाइंग हो रही है तो हमने वो किया। फिर हम यहाँ पे सांबर लेक को देखे हैं तो बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है और हम देखना चाह रहे हैं कि फ्लेमिंगोज या साइबेरियन बर्ड्स का माइग्रेशन होता है तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हमें वो भी दिख जाए। जो यहाँ से सारे साइबेरियन जो पक्षी आए हैं उनका देखना था, वो भी हमने देखे। यहाँ पे जो हमको ट्रेन से लेके गए, यहाँ पे लोग बहुत अच्छे आराम से लेके गए, पानी वगैरह की सारी व्यवस्था हमारा पूरा ध्यान रखा गया। सांबर महोत्सव में बड़ी तादाद में देशी विदेशी पर्यटकों की आवाजाही भी देखी जा रही है। 28 तारीख को इसका समापन होगा। देशी विदेशी पर्यटकों की आवाजाही आपने देखी जा रही है और काफी लोग यहाँ में उत्साहित है। कुल मिला के जो अनुभव है उनका वो काफी अच्छा बता रहे हैं और पर्यटन विभाग की जो ये पहल है वो काफी ऐतिहासिक है। मैं राहुल शर्मा, डीडी न्यूज, सांबर, जयपुर। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में शनिवार को गेहूं का कारोबार मजबूती के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में गेहूं के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहां 24 जनवरी को गेहूं का भाव था 3,110 रुपए, जो 25 जनवरी को 125 रुपए बढ़कर 3,235 रुपए क्विंटल हो गया। इसी तरह राज्य की दहेगाम मंडी में बढ़त का रुख रहा। 24 जनवरी को गेहूं का भाव था 2,925 रुपए, जो 25 जनवरी को 97 रुपए मजबूत होकर भाव 3,022 रुपए हो गया। राजस्थान की बस्सी मंडी में भी तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहां 24 जनवरी को गेहूं का भाव रहा 3,010 रुपए, जो 25 जनवरी को 38 रुपए चढ़कर 3,048 रुपए हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में गेहूं की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहां दोनों दिन यानी 24 और 25 जनवरी को गेहूं का भाव 2,730 रुपए पर बरकरार रहा। बात कुल गेहूं की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल गेहूं की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके अनुसार देश में साल 2023-24 के दौरान गेहूं की पैदावार 11,32,92,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है। बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 11,05,54,000 टन रही थी।
कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शनिवार को गोहाना, सूरत, अलीगढ़ मंडी में प्याज के सौदे नरमी के साथ हुए, जबकि श्री गंगानगर मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में बढ़त देखने को मिली। एगमार्कनेट के मुताबिक हरियाणा की गोहाना मंडी में प्याज का कारोबार गिरावट के साथ हुआ। यहाँ 24 जनवरी को प्याज का भाव था 2,200 रुपए। 25 जनवरी को प्याज का भाव 200 रुपए लुढ़क कर 2,000 रुपए रह गया। गुजरात की सूरत मंडी में भी प्याज के सौदों में सुस्ती देखी गई। यहाँ 25 जनवरी को प्याज का भाव 150 रुपए गिरकर 2,100 रुपए से 1,950 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में कमजोरी का सिलसिला बरकरार रहा। 24 जनवरी को प्याज की खरीद 2,410 रुपए पर हुई। 25 जनवरी को इसमें 60 रुपए की नरमी आई और भाव 2,350 रुपए क्विंटल पर रह गया। जबकि राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में इस दौरान प्याज के कारोबार में तेजी रही। 24 जनवरी को यहाँ प्याज का भाव 2,300 रुपए था। 25 जनवरी को इसके सौदे 200 रुपए बढ़कर 2,500 रुपए पर हुए। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्याज की पैदावार करने वाला देश है। भारत के लगभग सभी राज्यों में प्याज की खेती की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां प्याज की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। यहां बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की जाती है। महाराष्ट्र की बाकी मंडियों के मुकाबले लासलगांव मंडी में प्याज की सबसे ज्यादा आवक देखने को मिलती है। उसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात का स्थान आता है। वहीं बात प्याज की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242,44,000 टन होने की उम्मीद है। प्याज के निर्यात को देखें तो दुनिया में भारतीय प्याज की काफी मांग है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान भारत ने तकरीबन 17,17,439 मीट्रिक टन ताजा प्याज का निर्यात किया है, जिसकी कीमत लगभग 3,922 करोड़ रुपए है। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कोंकण में इस समय तैयार हल्दी की खुदाई करें। इसके अलावा यहां सुपारी और काली मिर्च की तुड़ाई जारी रखें। इसके साथ ही यहां के किसान इस समय धान की रोपाई करते रहें और धान के खेतों में 3 से 4 सेंटीमीटर जलस्तर बनाए रखें। कोंकण के ही रायगढ़ जिले में अभी सफेद प्याज की रोपाई करें। यहीं 35 से 40 दिनों की हो चुकी मूंगफली में निराई गुड़ाई के अलावा सिंचाई करें। कोंकण में ही तरबूज को तेज धूप से बचाने के लिए फलों को पराली या घास से ढकें। वहीं मध्य महाराष्ट्र में अभी अरहर की बुवाई का काम पूरा करें। इसके अलावा यहां गन्ने की रोपाई और मूंगफली की बुवाई का काम जारी रखें। मध्य महाराष्ट्र में ही ग्रीष्मकालीन मूंगफली, बाजरा और तरबूज की बुवाई के लिए खेत तैयार करें और सुनिश्चित सिंचाई के साथ इनकी बुवाई करें। मध्य महाराष्ट्र के किसान इस समय मौजूदा शुष्क मौसम को देखते हुए काबुली चना, गेहूं, ज्वार, गन्ना, सब्जियों और बगीचों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। मराठवाड़ा के किसान इस समय ग्रीष्मकालीन तिल की बुवाई के लिए प्रारंभिक जुताई का कार्य करें। इसके साथ ही यहां ग्रीष्मकालीन मूंगफली की बुवाई जारी रखें। मराठवाड़ा में इस समय शुष्क मौसम रहने की संभावना है। ऐसे में किसान गन्ना, हल्दी, काबुली चना, बाघों और सब्जियों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। मराठवाड़ा में ही इस समय गन्ने में निराई गुड़ाई जैसे काम करें। वहीं विदर्भ की बात करें तो यहां के किसान अभी अरहर की कटाई का काम पूरा कर लें। यहीं 25 से 30 दिनों की हो चुकी ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई जारी रखें। विदर्भ में ही ग्रीष्मकालीन तिल, मूंगफली, तरबूज और खरबूजे की बुवाई सुनिश्चित सिंचाई के साथ जारी रखें। इसके अलावा यहां गेहूं, कुसुम, ज्वार, काबुली चना, मक्का, प्याज, सरसों, बाघों और सब्जियों में सिंचाई करें। विदर्भ में ही इस समय काबुली चना, सरसों, बाघों और सब्जियों में जरूरत के हिसाब से निराई गुड़ाई जैसे काम करें। यहीं देर से बोई गई सिंचित गेहूं में सीआरआई अवस्था में बुवाई के 20 से 25 दिन बाद नाइट्रोजन युक्त उर्वरक की टॉप ड्रेसिंग करें और उसके बाद सिंचाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए
डीडी किसान। धन्यवाद। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और अब समय है खास खबरों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उसके बाद राष्ट्रगान और 21 तोपों की सलामी दी गई। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी झंडे को सलामी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना के प्रमुख मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रगति के पथ पर मिलजुल कर आगे बढ़ने का किया आह्वान। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर एक राष्ट्र एक चुनाव को बताया अहम। 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा। शारदा सिन्हा समेत 7 विभूतियों को पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री का भी ऐलान। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।